नमस्कार। स्टोरी बॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मालती जोशी की लिखी कहानी पहली बार। दिव्या और उसके पापा फटाफट सीढ़ियां चढ़ गए थे। उनके पीछे पीछे सामान लेकर चढ़ता हुआ होटल का पोर्टर भी नजरों से ओझल हो गया था। मैं ही बोझिल कदमों से एक एक सीढ़ी गिनते हुए चढ़ रही थी। इतनी खीज हो रही थी कि अगर कोई लिफ्ट वाला होटल मिल जाता तो क्या बिगड़ जाता। पर कभी कभी कंजूसी की हद कर दी जाती है। 152 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मोड़ से पहले एक चौड़ी सी लैंडिंग थी। वहीं खड़े होकर थोड़ा आराम करने का इरादा किया तो देखा कि वहां पहले से ही कोई खड़ा था। शायद मेरे विलंबित आरोहण के कारण बेचारे को जबरदस्ती यह विश्राम करना पड़ा था। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए देखा तो वे भी पहचानने में चूक गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, अरे सुमन, तुम सुमन ही हो ना? मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया। पहचाना, पर इतने दिन हो गए हैं इसलिए एकदम पहचान नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा, अब चलूं मैं? मैंने कहा, नहीं तो वे सोचेंगे पता नहीं मुझे क्या हो गया। वे हंसते हुए नीचे उतर गए। मैं किसी तरह अपने को खींचते हुए ऊपर पहुंची। ऊपर पहुंचने पर देखा दिव्या तो जीने के सिरे तक पहुंच चुकी थी। कहां रह गई थी मां? दिव्या ने ममता से मेरा हाथ थाम लिया और कमरे में ले आई। श्रीमान जी आराम से कुर्सी पर लेटकर अपनी थकान मिटा रहे थे। सामने वाली कुर्सी में मैं धंस गई, सांस थाम कर लेटी रही। मैं यह सोच रही थी कि इनसे बात करूं, लेकिन जवाब देने की शक्ति मुझ में नहीं थी। थोड़ी देर बाद हड़बड़ी में उठते हुए मैंने कहा, दिव्या, बाथरूम में देख तो, नल आ रहा होगा तो नहा लूंगी। तभी दिव्या ने कहा, चाय तो ले लो पहले। चाय तो पता नहीं कब आएगी, मैंने कहा और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। दरवाजा बंद कर मैंने सबसे पहले दीवार में लगे आईने में अपना चेहरा देखा। 36 घंटे की थकान के बाद मेरा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा था। देखते ही मुझे रोना आ गया। सोचने लगी, क्या आज ही उस पुराने चेहरे से सामना होना जरूरी था? उसने क्या सोचा होगा? शायद राहत की सांस ली होगी और वर्षों पहले लिया गया अपना निर्णय सही माना होगा। फिर तो जैसे एक जिद सी सवार हो गई मुझ पर। मैं देर तक नहाती रही, बालों की गर्द धोती रही, ठंडे पानी से चेहरा धोती रही। दरवाजे पर दस्तक नहीं होती तो शायद मैं बहुत देर तक नहाती रहती। बाहर आकर देखा तो चाय आ चुकी थी और सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी और कहा, दिव्या, जरा कंघा तो देना। चाय तो पी ली, अब तैयार हो जाऊं। इन्हें चाय की चुस्की लेते हुए मुझे समझाते हुए कहा, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, चाय पी लो पहले। बिना चाय के तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है मैं जानता हूं। मजबूरी में चाय पीनी पड़ी और सच कहूं तो बड़ा अच्छा भी लगा। रेलवे स्टेशन की पनीर चाय पीते पीते उब चुकी थी मैं। अब दिव्या समझदारी से बाथरूम में चली गई। उनके हंसी में छुपी शरारत को मैंने चुपचाप झेल लिया। अब सचमुच मन हल्का हो आया था। उसी प्रसन्न मुद्रा में मैंने गुनगुनाते हुए अपनी केश सज्जा पूरी की और मेकअप किया। सूटकेस खोलकर बैठ गई। सोचने लगी कि क्या पहनूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साड़ी नहीं लाई थी, लेकिन जो लाई थी वे सेंसर होकर आई थीं। सब पलट पलट कर देखे और खीज हो आई। प्रिया तो सचमुच बहुत दखलंदाजी करने लगी है। कभी ये साड़ी, कभी वो रंग। तुम फैटी लग रही हो, ये गड्डी है, वो कूट है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी दिव्या कपड़े रखकर बाहर आई और पापा को कहने लगी, अब आप निपट लीजिए। फिर उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि उस समय उसकी मासूमियत में भी कुछ था। वह आवाज मेरे कलेजे पर हथौड़े की तरह पड़ी। मैं तिलमिला उठी। सच, क्या इतना ऑफ होने की जरूरत थी? दिव्या की वह निश्चल हंसी मेरा कौन सा जख्म कुरेद गई थी। जरा जरा सी बात पर खिलखिला उठने वाली उम्र बहुत पीछे छूट चुकी थी। क्या इसीलिए मैं शुद्ध थी? पहले हर बात पर हंसी आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती। वल्लाह सुमन जी, ये क्या हो रहा है? यानी कि आप तो शेर और शायरी पर उतर आईं। क्या पता अभी आप गुनगुनाने लगे, सुबह ना आई, शाम ना आई, जिस दिन तेरी याद ना आई। सचमुच मुझे यह क्या हो रहा था?
मन के किसी कोने से ढेर सारे गीत होठों पर उतर आए थे। मैं अपनी गृहस्थी में डूबी, बाल बच्चों से घिरी एक घरेलू औरत एकदम काव्य में हो उठी थी। इस बिल्डिंग में, इसी मंजिल पर किसी के होने का एहसास मेरी पूरी चेतना को झंकृत कर गया था। क्या इसी को प्रेम कहते हैं? अगर हां, तो यह एहसास इतने दिनों तक कहां दुबक गया था? स्मृति के दहलीज पर खड़ी यह शर्मीली लड़की इतने दिनों कहां रही? और अगर यह प्रेम नहीं है, तो यह बेचैनी और बेकली क्यों? सच, कोई अनाम सा रिश्ता भी तो नहीं है इस व्यक्ति के साथ। हां, एक मजबूत रिश्ता जोड़ने की कोशिश जरूर हुई थी, पर उसमें भी मेरा कितना योगदान था? सब बुजुर्गों की मेहरबानी थी। वह दिन जब छोटे चाचा पढ़ने के लिए हमारे पास आ गए थे, उन्हीं से पता चला कि सहपाठियों में एक कल्पना नाथ जी का लड़का भी है, जो बड़ा होनहार और सुदर्शन था। तब तक कल्पना नाथ जी का नाम भर सुना था। वे बाबूजी के समकक्ष फौजदारी वकील थे। चाचा जी की सूचना के साथ वह नाम और वह परिवार एकदम विशेष हो गया। फिर तो योजनाबद्ध तरीके से परिचय बढ़ाया जाने लगा। घर में कोई उत्सव या आयोजन हो, कोई न कोई चाचा जी के दोस्तों को जरूर न्योता जाता। मुझसे स्पष्ट रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन बड़े बूढ़ों की फुसफुसाहट में मैंने एक कल्पना लोक रच लिया था। मैंने सपनों का एक संगमरमर से बना मंदिर बना लिया था और देवता की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी थी। अब सोचती हूं तो हंसी आती है, लेकिन उस समय वही सबसे बड़ा सच था। कितने दिनों के बाद मेरा यह किशोर सपना मुझसे टकरा गया है, इस आवेग के साथ कि मैं एकदम लड़खड़ा गई हूं। जैसा कि तय था, हम लोग गिरजा शंकर के यहां खाने के लिए गए। मुझे तो संकोच हो रहा था, लेकिन वे बोले, यही ठीक रहेगा। जितनी देर रहेंगे, घर परिवार को उतने ही इत्मीनान से देख सकेंगे। ड्राइंग रूम से कोई भी निभा ले जाता है। हम लोग लगभग 10 बजे तैयार होकर नीचे उतरे। सड़क पर वाहनों का रेला सा गुजर रहा था। दफ्तर की आफत थी, ऐसे में अपने लिए रिक्शा खोजना मुश्किल लग रहा था। वे लोग बेचारे कार भेजने को कह रहे थे, लेकिन हमें लोगों ने सौजन्यवश मना कर दिया। अब पछतावा हो रहा था। तभी एक टैक्सी सामने आकर रुकी। हम लोग उतावली में आगे बढ़े ही थे कि देखा, कैमरा, पानी की बोतल आदि से लदा फदा एक जोड़ा उसमें बैठा हिसाब चुकता कर रहा था। ठीक तो है, लोग इतनी दूर से आते हैं तो घूमने के लिए। मेरी तरह कमरे में दफन होने के लिए कोई नहीं आता। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। एकदम चौंक पड़ी। कल से उन्हीं के बारे में सोच रही थी और अब सामने देखकर भी पहचान नहीं पाई। गॉगल्स लगाए, स्पोर्ट शर्ट पहने, वह एकदम अजनबी लग रहे थे। साहब, बहादुर से हमारा परिचय नहीं कराओगी? सुमन एक बार फिर चौंक पड़ी। औपचारिकताओं का दौर शुरू हो गया, लेकिन मेरा मन उनमें कहीं नहीं था। मैं तो मुग्ध होकर उस चंपावर्णी महिला को देख रही थी जो उसकी बगल में खड़ी थी। दोनों कितने स्मार्ट और युवा लग रहे थे, जैसे समय का कारवां उन्हें बिना छुए ही गुजर गया हो। नीता, सुमन के पिताजी और डैडी कलीग्स थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। टैक्सी में बैठते हुए मेरे कानों में यही वाक्य गूंज रहा था, जानती हो नीता, इन लोगों ने तो बाकायदा मेरे लिए जाल बिछा दिया था। फंस ही जाता तो हिम्मत से बच गया। डैडी ने कहा, बेटा, बचना हो तो उड़नछू हो जाओ, बस इंग्लैंड भाग गया। मुझे ये सब कुछ सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। दिव्या की शादी के बाद ही लौटा था। मन में अजीब सा विचार कौंध गया। उसी आवेग में हमने गिरजा शंकर के घर का दौरा किया। उस घर की सुरुचिपूर्ण सजावट और घर वालों की शालीनता ने हमें अभिभूत कर दिया। उनके अपंग होने के बावजूद उन्होंने जीवन को व्यर्थ नहीं किया और उसे ज्ञानार्जन में परिवर्तित किया। वह महिला बहुत बहुश्रुत थी और उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह जितनी सुंदर थीं, उतना ही उनका परिवार भी था। दिव्या ने उन लोगों के घर पर इतनी विनम्रता से सवालों के जवाब दिए, जैसे वह कोई राजा की बेटी हो। पूरे दिन अच्छा समय बिता, लेकिन मेरा ध्यान दिव्या की शादी की तैयारियों में ही डूबा रहा। यह सब ठीक हो जाएगा, मैंने मन ही मन सोचा। और फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि दिव्या का सपना और मेरा सपना दोनों अलग अलग हैं। उनके सपने को पूरा होने से रोकना मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और स्टोरी बॉट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।
तब तक के लिए धन्यवाद।